नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी जिसे लिखा है नीला प्रसाद जी ने। कहानी का नाम है एक जुलूस के साथ-साथ। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। होटल के डाइनिंग हॉल में दो कोनों पर खड़े हम दोनों की नजरें अनायास मिल गई। फिर उन नजरों के मिलन से बने पुल पर तेजी से बहती तैरती पिघली हुई यादें आने जाने लगी। वे बहुत तकलीफदेह यादें थी। व्यवस्थित चमकदार चिकने जीवन की परतों में छेद कर उन्हें अव्यवस्थित बदरंग खुरदुरा बदशक्ल बना देने वाली यादें। यादें जिन्हें अतीत के गैर फैशनेबल कपड़ों की तरह हमने वर्तमान के फैशनेबल कपड़ों की तमाम तहों के नीचे दबा दिया था। अब असुविधा उत्पन्न करती हुई जादू से सब उलट पुलट कर सतह पर आकर हमें शर्मिंदा कर रही थी। वे यादें मुझे ग्लानि में डुबो दें, उससे पहले ही उनसे भाग निकलना जरूरी था। मैंने कोशिश करके नजरें घुमा ली और क्षण भर को वह पुल टूट गया। पर अपने अपराधों, अपनी ग्लानि से कब तक नजरें चुरा पाती। नजरें फिर मिली और अब की बार मिली रह गई। शायद उसने भी मुझे पहचान लिया था, इसलिए अनायास हमारे कदम एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। वह अपेक्षाकृत स्थूलकाय हो आई थी और बालों में भी सफेदी झलकने लगी थी। मैं खुश हुई कि मैंने खुद को संभाले रखा है और मेरी काया या मेरे बाल मेरी उम्र की चुगली नहीं करते। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, पर मेरे अंदर ताजी ताजी युवा हुई एक लड़की जैसे दौड़ लगा रही थी। मैंने उस लड़की को भागते हुए पकड़ लिया। तब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, रूममेट थे, पहली बार घर छोड़ा था और घर की याद में माँ की चाह और यादों से त्रस्त साथ साथ रोते थे। वह हॉस्टल हम जैसी लड़कियों से ही भरा पड़ा था, जो मूलतः उन कस्बों से उठकर कॉलेज की पढ़ाई के लिए आई थी, जिन कस्बों में कोई विमेंस कॉलेज नहीं था। इस कॉलेज और इसके हॉस्टलों के अनुशासन की इतनी धाक थी कि आसपास के कस्बों के अभिभावक निश्चिंत होकर अपनी बेटी यहाँ छोड़ सकते थे। खासकर हॉस्टल नंबर 1 में, जहाँ जीवी वत्सला वार्डन और इंचार्ज थी। मैं पहले दिन उनके सामने पेश हुई तो उन्होंने हंसकर कहा, यह तो ठेठ पढ़ाकू है, इसे 3 नंबर में भेज देती हूँ और सुजाता को यहाँ रख लेती हूँ। मैं सुजाता को छोड़ना नहीं चाहती थी। 2 घंटे के परिचय में ही वह मुझे खासी अच्छी लगने लगी थी। फैशनेबल कपड़ों में वह कितनी मॉडर्न दिख रही थी। अंग्रेजी बोल रही थी, फिर भी गवार से दिखने वाले कपड़ों में चोटी बनाए शुद्ध हिंदी भर बोल पा रही मुझसे उसने अच्छी तरह बात की थी। मैट्रिक की परीक्षा में मुझे मिले ऊंचे प्रतिशत से प्रभावित दिख रही थी। अब पढ़ाई तो मैं संभाल लेती, पर मुझे एक ऐसी सहेली चाहिए थी जो मुझे कपड़ों, फैशन और बालों, इनके लेटेस्ट कट की जानकारी देती रहे। बाजार साथ ले जाकर बढ़िया परफ्यूम से लेकर बढ़िया लॉन्ड्री तक खरीदवाती रहे। उतने पैसों का जुगाड़ कैसे होगा, यह सोचना मुझे उस क्षण उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था जितना किसी तरह सुजाता का साथ पा जाना। बल्कि मेरा दिल धड़क रहा था, कहीं सुजाता ने भी मैम की हाँ में हाँ मिला दी तो जाने किस रूममेट से मेरा पाला पड़े, जो मुझसे जाने कैसा व्यवहार करे। कहीं मेरे पिछड़ेपन का हर वक्त मजाक न बनाती रहे। वैसे तो सुबह घर से निकलते वक्त मैंने अपना सबसे अच्छा सूट पहना था, पर कॉलेज में घुसते ही मुझे अपने पिछड़ेपन का एहसास हो गया था। सुजाता के कपड़े देखकर मैं बार बार
बक्से में रखे अपने दूसरे कपड़े याद कर करके हीन भावना से ग्रस्त हो रही थी। मुझे इसी के साथ रहने दीजिए ना, सूखे गले से मैं जीवी मैम से उस दिन बस इतना ही कह पाई थी। सुजाता के पिता जो मेरे पास ही खड़े थे, मैम से हंसकर बोले, अब यदि इस सीधी सादी लड़की को मेरी बेटियां इतनी पसंद आ ही गई है तो रहने दीजिए ना दोनों को साथ साथ। कोई प्रॉब्लम हुई तो बाद में हटा दीजिएगा। मैम मान गई पर मुझे समझाते हुए बोली, तुम साइंस ले रही हो तो तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। सुजाता आर्ट्स में है तो इसकी पढ़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। तुम्हें दिक्कत हो सकती है, यह समझ लो। जब तुम पढ़ना चाहोगी तब यह तुम्हें बगीचे में घूमने चलने को कहेगी। सब हंसने लगे। मैम, मैं सुजाता। हम दोनों के पिता हमें कमरे में छोड़कर जाने से पहले उन दोनों ने आपस में परिचय किया। वे हमारे घर का फोन नंबर मांग रहे थे पर मेरे घर तो फोन था ही नहीं। हम दोनों के घर शहर से मात्र 4 घंटे की दूरी पर थे, पर धुर विपरीत दिशाओं में। जीवी मैम उन्हें हॉस्टल में सब मजाक में जी मैम कहते थे। एक बार फिर से हमारे कमरे में एक सीनियर को लेकर आई जिसने हमें हॉस्टल के कायदे कानून समझाए। अगले दिन से पढ़ाई शुरू हो गई। हमारे पास धन और यश नहीं है, इन्हें हासिल करने की कुवत भी नहीं है, पर सपने हैं कि तुम अच्छी शिक्षा हासिल कर कहीं पहुंच जाओ। अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर रखना और जीवन में अनुशासन बनाए रखना। हॉस्टल जाना तय हो जाने पर माँ, पिताजी, दादे, बड़े भैया सबकी बातों का सार यही था। मैं पढ़ने में अच्छी थी तो पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैं नाक नक्श से उतनी अच्छी नहीं थी तो माँ मुझे जल्दी ब्याह देना चाहती थी। दादी ने बीच का रास्ता सुझाया था, डॉक्टरी की पढ़ाई में नाम लिखा ले फिर जल्दी से जल्दी ब्याह दो। 16 से 22 की उम्र में हर लड़की अगर बीमार नहीं है तो अच्छी ही लगती है। यह उम्र निकलनी नहीं चाहिए। पढ़ाई में औसत बड़े भैया को शहर से ग्रेजुएट होते ही बिजली के सामानों की दुकान खुलवा दी गई थी। पढ़ाई में कमजोर छोटे भैया को खेती का काम संभालने गांव भेजने की तैयारी थी, तो वे मुंह फुलाए घूम रहे थे और मुझे बाहर भेजकर पढ़ाया जाए इसका घोर विरोध कर रहे थे। सुजाता भी मेरी तरह अकेली बेटी थी, पर उसका छोटा भाई यह सुनकर इतरा रहा था कि पर दीदी को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा जा रहा है। वह साधन संपन्न घर में काफी इंतजार के बाद पैदा हुई सुंदर, सलोनी और लाडली बेटी थी। हॉस्टल आने के 1 डेढ़ महीने बाद की बात होगी। तब तक हमारे मन में कस्बे और शहर के चकाचौंध भरे जीवन का अंतर काफी कुछ स्पष्ट हो चुका था। मैं 2 बार बाजार हो आई थी। भले ही मैंने अपने लिए क्लिप, पेन, पेपर इनके अलावा और कुछ भी खरीदा नहीं था। रविवार की एक अलसाही दोपहरी को जीवी मैम हमारे कमरे में चली आई। तब वहां टीवी का पदार्पण नहीं हुआ था। तुम दोनों को लेने के लिए लोकल गार्जियन नहीं आते क्या? उन्होंने चलते ढंग से पूछा। हम दोनों ने नाम में सिर हिला दिया। अच्छा, तो क्या तुम दोनों शाम को भी यूं ही हॉस्टल में पड़ी रहोगी? चलो, मैं तुम्हें घुमा लाती हूँ। सड़क के उस पार ही एक बढ़िया सा होटल है। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी चल रही हैं। सबको कोल्ड ड्रिंक पिला लाती हूँ। हम भी खुशी खुशी तैयार हो गए। लगभग 1 दर्जन लड़कियां मैम के साथ चल पड़ी। उनमें से कुछ ने तो उस दिन पहली बार लिपस्टिक लगाई थी तो किसी ने पहली बार पैरेलल पहना था। किसी के लिए हाई हील में चलने का नया नया अनुभव था तो मुझे कटे बालों में बाहर निकलने का। वह साधारण सा होटल शहर में नई आई मुझ जैसी छोटी लड़कियों को बहुत सुंदर लगा था। हल्की धीमी रोशनी में छोटी छोटी गोल मेजों और कई सारे झाड़ फानूसों से सजा होटल बहुत रहस्यमय सा लग रहा था, जैसे किसी फिल्म का हिस्सा हो।
हर मेज के साथ 4 कुर्सियां लगी थी, पर जीवी हमें दो दो कर वहां बिठाती गई। बैरे जैसे उन्हें पहचानते थे, झुककर अदब से पेश आ रहे थे। मुझे अफसोस हुआ कि मुझे सुजाता का साथ नहीं मिला। भले ही मेरे साथ कविता बैठी थी, पर मैं लगातार सुजाता पर नजरें टिकाए थी। वेटर्स हमसे पूछ पूछ कर हमारी पसंद की कोल्ड ड्रिंक हमें लाकर दे रहे थे। कांच का वह लंबा सा गिलास मुझे बहुत शानदार लग रहा था। हमने चुस्कियां लेनी शुरू ही की थी कि जीवी उठी और टहलती हुई दरवाजे से बाहर चली गई। मुझे उनके जाते ही अकेला और डरा डरा सा लगने लगा। तभी जाने कहां से एक साथ कई पुरुष हॉल में घुस आए और दो तो ऐन हमारे सामने आकर बैठ गए। हम सब विमेंस कॉलेज की हैं, मैंने घबराहट में कहा। हाँ बेटे, मालूम है। आप सब जीवी मैम के साथ हैं ना? घबराइए मत। मैं इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर हूँ और ये स्टील इंडस्ट्री से हैं। हम यहाँ टूर पर आए हैं। आपका शहर बहुत सुंदर है। आपको दिखाने के लिए हमारे पास कुछ और भी है। चलिए हमारे साथ हमारे कमरे में। उस व्यक्ति ने भारी भरकम आवाज में कहा और उठ खड़ा हुआ। हमें वापस हॉस्टल जाना है, मैम खोज रही होंगी। मैंने घबराहट में पसीना पसीना होते हुए हकलाहट के साथ कहा। वे हंसने लगे। आपकी मैम ऊपर ही तो हैं। उन्हें मालूम है कि आप हमारे साथ आ रही हैं। चलकर पूछ लीजिए। पर हमें तो कुछ नहीं देखना, मेरे साथ बैठी कविता बोली। ठीक है, ऊपर चलकर अपनी मैम को बता दीजिए और उनके साथ चली जाइए। आप सब बोर हो रही थी, इसलिए आपकी मैम ने हमें आपके पास भेजा है। अब हम उनके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ गए और उनके इशारों पर कतार से बने कमरों में एक में मैं, एक में कविता दाखिल हो गए। जब हम रोते हुए बदहवास से निकले तो हम नहीं रहे थे। वापसी में जीवी हमारे साथ थी, पर सारी की सारी लड़कियां उनसे और एक दूसरे से नजरें चुराती हुई चल रही थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे, आंखों में आंसू भरे। मैं और सुजाता अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए। हमने खाना भी नहीं खाया। बाकी लड़कियां जो अपने अपने लोकल गार्जियन के घर से होकर आई थी, उन लोगों को हम अपना चेहरा कैसे दिखाते। लाइट ऑफ करने का समय एक बड़ी राहत लेकर आया। नींद नहीं आ रही थी, न मुझे न सुजाता को। हतप्रद सुन सर के चक्रवात से छुटकारा न उसे था न मुझे। बात करने की शुरुआत करने की हिम्मत न उसे हो रही थी न मुझे। पर घर और माँ से दूर बस आंसुओं के साथ रात गुजारने का ख्याल शायद न उसे भा रहा था न मुझे। वह कुछ सोच रही थी, मैं भी। वह अब भी लगातार रो रही थी। मैं चुप होकर बैठ गई थी। वह बिस्तर पर जड़ पड़ी थी, मैं बिस्तर पर बैठी थी। मेरे पांव कांप रहे थे, हाथ बेजान थे। मैं तुम्हारे पास आ जाऊं क्या? मैंने कमजोर आवाज में लगभग फुसफुसाकर पूछा। उसने बिना कुछ कहे मेरे लिए जगह बना दी। दो लड़कियां सिंगल बेड में आराम से समा गई। खामोशी का दौर खत्म हुआ। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? सुजाता ने जैसे ही मेरे कानों में कहा, मेरी रुलाई छूट गई। नहीं, पर और वो जबरदस्ती मेरा कुर्ता उतार कर मुझसे खेलता रहा। मैंने उसके कहने पर भी अपना पैरेलल नहीं उतारता गया। वह मैं सिकुड़ती गई तो वह गुस्सा कर बोला, तुम तो लकड़ी की बनी लगती हो। जाओ भागो यहाँ से, तुम्हारी मैम से मैं निपट लूंगा। बाहर आकर सीढ़ियों के पास खड़ी थी तो जीवी मुस्कुराती हुई आई और बोली, अरे रो क्यों रही हो? वह तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। हो सकता है शादी भी कर ले। वह थोड़ा उम्र दराज है, पर शादीशुदा थोड़े हैं। धनी है वह, तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने सुजाता से पूछा। मन के दरवाजे खुलने लगे। सुजाता टुकड़ों टुकड़ों में बताने लगी, जिससे यह समझ में आया
कि धमकाने की खातिर सुजाता ने झूठ कह दिया कि उसके पिता और भावी पति दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। उसे छुआ भी गया तो, पर वह व्यक्ति बोला कि उसे जीवी सब बता चुकी है कि वह कौन है। वैसे भी वह विजिलेंस विभाग का है और इस नाते पुलिस का बाप है। वह नहीं मानी और दोनों एक दूसरे को धमकाते रहे। वह बड़ी मुश्किल से कमरे से निकल पाई। अब कल कौन सा क्लास बंक करके कैंपस के बाहर घर फोन करने को निकले, यह तय नहीं कर पा रही थी। मेन गेट का गार्ड हॉस्टल की सभी लड़कियों को पहचानता था और बाहर निकलते समय प्रिंसिपल मैम को बता देने की धमकी भी देता था। मैं आसमान से गिरी। तुम घर पर ये सब बताओगी? वे तुम्हारा भरोसा करेंगे क्या? क्यों नहीं, माँ से बात करूंगी। मेरा मन तभी शांत होगा, सुजाता गर्व से बोली। मेरे घर तो भनक लगते ही पढ़ाई छुड़वाकर वापस ले जाएंगे। वहां बदनामी फैलेगी सो अलग। घर पर सब आपस में ही लड़ने लगेंगे और एक दूसरे को दोष देंगे। मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, इसलिए घर पर बताने की सोच भी नहीं सकती। मैंने साफ साफ बता दिया। सुजाता चुप रही और हम दोनों ही सोने की कोशिश करने लगे। सुजाता ने माँ को तुरंत बुला भेजा, पर जाने क्या बात थी कि माँ तुरंत नहीं आ पाई और उसके पहले ही दूसरा रविवार आ पहुंचा। शाम होते ही झाड़ू लगाने वाली कमली कह गई, उन्होंने तैयार हो जाने को कहा है। हम लोगों के तो पसीने छूट गए, सर में चक्कर आने लगा। सुजाता पेट दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर से जा लगी। तुम ज्यादा स्मार्ट तो नहीं बन रही हो, जीवी ने कमरे में आकर कहा। दर्द है मैम, मधुमिता को मेरे साथ रहने दीजिए प्लीज, सुजाता ने ठंडे स्वर में दोहरा दिया। वे गई और उल्टे पांव दर्द की गोली के साथ लौट आई। लो, मेरे सामने निकलो। वे दवा खिलाकर ही निकली। उनके जाते ही सुजाता उठ बैठी और जीप के अंदर दवाई गोली थूक दी। यह नींद की गोली है मधु, मैं पहचानती हूँ। वह घबराहट के मारे रोने लगी और मैं भी। उसके अगले रविवार मेरी तबीयत सचमुच बिगड़ गई। दस्त और उल्टियां होने लगी। डॉक्टर से मुझे दिखलवा कर सुजाता और लता दी को मेरे पास बिठाकर जीवी चली गई। ऐन नींद की देहरी पर पहुंचकर मैंने जाना कि सुजाता की माँ आ गई है। मैं चाहकर भी जागी ना रह पाई। लता दी कॉलेज के अंतिम साल में थी। इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी। अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती थी। मितभाषी थी। फिर भी कॉलेज की सारी लड़कियां जाने क्यों उन्हें घेरे रहती थी। एक दिन जब क्लास खत्म होने के बाद हम कमरे में बैठे थे तो उन्होंने हम दोनों को बुला भेजा। वे हमसे मुस्कुरा कर मिली। तो तुम दोनों भी जीबी की शिकार हो गई? उन्होंने हमसे पूछा तो मारे शर्म और अपराध बोध के हम कुछ भी बोल ना पाए। अगली बार तुम्हें होटल चलने को कहे या रात को अपने कमरे में बुलाए तो मुझे इशारा कर देना। मेरा कमरा जीबी के कमरे के दो पहले हैं। हम दोनों किसी तरह बच निकले। हमें कुछ नहीं हुआ। मुझे यह बताना बहुत जरूरी लगा। ग्रेट, पर सारी लड़कियां बच नहीं पाई। लता दी बस इतना ही बोली। लता दी कौन है? उनके पास इतनी ताकत कैसे है? अगर वे जीवी के विरोध में हैं, तो फिर इस हॉस्टल से निकाल क्यों दी नहीं गई? इन सारे सवालों के जवाब हमें हफ्ते भर के अंदर ही अंजलि दी के मार्फत मिल गए। लता दी बर्निंग फायर ऑफ वीमेंस कॉलेज हैं। उन्होंने हमें गर्व से बताया। वे एक बड़े पुलिस अधिकारी की बेटी हैं। उन्हें इस हॉस्टल से हटाया गया तो वे जीवी के किस्से अखबारों में छपवा देंगी, क्योंकि उनके चाचा जर्नलिस्ट हैं। जीवी उन्हें मजबूरी में इस हॉस्टल में रखे हुए हैं और दिन गिन रही हैं कि कब उनकी क्लासेस खत्म हो और वे परीक्षा की तैयारी के लिए घर जाएं। जीवी दक्षिण भारतीय हैं, कुंवारी हैं और ताजी युवतियां प्रौढ़ों के पास पहुंचाकर तगड़ा कमीशन कमाती हैं। वे इन पैसों का क्या करती हैं, यह किसी को नहीं मालूम। मैं तो लता दी की फैन हो गई। इतनी ताकतवर हैं
कि जीवी तक उनसे घबराती है। पुलिस अधिकारी और जर्नलिस्टों के परिवार से हैं तभी। कभी हॉस्टल के लॉन में उन्हें टहल-टहल कर किताबें पढ़ते देखती तो मन होता दौड़कर उनके पास चली जाऊं, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक बार जब आधी रात तक सोने की नाकाम कोशिशों के बाद मैं और सुजाता कॉरिडोर में टहलने निकले तो उन्होंने हमें पकड़ लिया। क्या जीवी ने कमरे में बुलाया था? नहीं नहीं, हम चौंके। सावधान रहना, वे पेन पकड़े पकड़े वापस अपने कमरे में चली गईं। हॉस्टल में अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था जैसे। धुआं नहीं था पर कहीं कुछ जल रहा था जैसे। किसी शाम जैसे ही जीवी किसी दूसरे हॉस्टल की वार्डन के पास चाय या गपशप के लिए चली जाती, सारी लड़कियां लता दी के कमरे में इकट्ठी हो जाती। धीमे स्वरों में की जा रही बातचीत में भी उत्तेजना झलकती। आधे एक घंटे में जैसे ही वे वापस मैदान के छोर पर प्रकट होती, लड़कियां वापस अपने अपने कमरों में, पर चुपके चुपके एक दूसरे के कमरे में चिट्स पहुंचती रहती। हमें इन सब में शामिल नहीं किया जा रहा था, इसलिए हमारी उत्सुकता चरम पर पहुंचती जा रही थी। इधर हमारी टर्मिनल परीक्षाएं पास आ गई। मैं पढ़ने में व्यस्त हो गई। हादसा जो गुजर गया था मन को झकझोरता तो रहता था, पर आगे डॉक्टर बनने का लक्ष्य हासिल करना था तो पीछे का बहुत कुछ भुला देना, छोड़ देना जरूरी था। सुजाता कोर्स बुक बहुत कम या पढ़ती ही नहीं थी। उपन्यासों की दुनिया में उसे ज्यादा मन लगता। शायद वर्तमान के हादसों को भुला देने में काल्पनिक दुनिया की सदस्यता ज्यादा मददगार होती है। मैंने माँ को इशारों में सब बता दिया है। वे पापा से बात करके हॉस्टल बदलवा देंगी। एक दिन उपन्यासों की दुनिया से थोड़ी देर को बाहर आकर जैसे ही उसने यह बताया, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे मनाने का उस पर कोई असर नहीं दिखा। आखिर कब तक जीवी से डरती हुई जीऊंगी? तू भी अपने पापा से कहकर किसी दूसरे हॉस्टल चली जा, उसने मुझे भी सलाह दी। पर मैं पापा से क्या कहती? जो बातें मैं माँ से नहीं कह पाई, वह सब पापा से कहना अकल्पनीय था। हमारे घर में अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करने का रिवाज था ही नहीं, न माँ न पापा से। मेरी तो रातों की नींद ही हराम हो गई। सुजाता चली जाएगी, लता दी भी चली जाएंगी। उसके बाद उसके बाद मेरा क्या होगा? अब सोचती हूँ कि माँ पापा से उस बात को छुपा कर भी हॉस्टल बदलवाने की बात की जा सकती है, पर तब न उतनी अक्ल थी और ना ही हिम्मत। मुझे बस एक ही तरफ ध्यान रख के पढ़ने का मंत्र दिया गया था। बाकी मामलों में मैं एकदम शून्य थी, अव्यवहारिक, डरपोक, दब्बू और आत्मविश्वासहीन। पर मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं जिंदगी में लता दी से मिली। लता दी जो थी मुझसे बड़ी और जानकार। उन्हें पता होना चाहिए था कि मैं घर वालों को अपनी समस्या क्यों नहीं बता सकती। हमारे जैसे परिवार जो समाज के सामने झुके झुके जीते थे और लड़कियों को नजरें झुकाए सड़क पर चलने का सुझाव देते थे, तब के समाज का सच थे। भनक लगते ही पिता कॉलेज छुड़वा देते और कस्बे में अटकलों का बाजार गर्म हो जाता। एक दिन हिम्मत करके मैं लता दी के पास जा पहुंची और उन्हें सब बता दिया। घर परिवार से बात छुपाने की मजबूरी, मेरा अकेलापन, आशंकाएं, मेरे सपने और सुजाता के साथ की जरूरत। वे बिना कुछ बोले मेरी सारी बातें आराम से सुनती रहीं। नाटे कद की, सांवली, हल्की मोटी, साधारण नाक नक्श की लता दी ने जो मेरी भगवान बन सकती थी या नहीं, पर उस वक्त तो मेरे लिए भगवान ही थी। उन्होंने मुझे अपने से सटा लिया और बोली, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकती हूँ। जब तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं हुआ तो तुम इस घुटन को छुपा भी सकती हो, पर बताने की हिम्मत पैदा करो। माता पिता को समझाओ कि वे तुम्हें मॉरली सपोर्ट करें। कॉलेज से नाम नहीं कटवाएं। यहीं इसी हॉस्टल में रहो और हमारी लड़ाई का हिस्सा बनो। अगले महीनों में इस हॉस्टल में बहुत कुछ होने वाला है। हम जीवी के विरुद्ध सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। फिर प्रिंसिपल मैम के पास मामला जाएगा। बात नहीं बनी तो धरना, स्ट्राइक,
यहाँ से जीवी की विदाई अपने आंखों से नहीं देखना चाहोगी क्या? वे हंसने लगी। तुम दोनों यहीं रहो और जीवी के विरुद्ध हमारी गवाह बनो। मैंने मरे मन से हामी भर दी। यह तो मैं और भी फंसती जा रही थी। अब तो सारा कॉलेज, सारी टीचर्स जान जाएंगे कि मैं भी होटल भेजी गई थी। वहां मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, यह कोई थोड़ी सोचेगा। उसके लिए तो बस मैं एक गंदी लड़की बन जाऊंगी जो होटल में जाके आई है। अब तो मैं बिल्कुल बेचैन हो गई। पर भगवान से कब छुपता। लता दी ने पकड़ ही लिया एक दिन। तुम इन दिनों इतनी घबराई घबराई सी क्यों रहती हो? कहीं चिंता तो नहीं कर रही कि गवाही दोगी तो बदनामी होगी, वगैरह वगैरह? हाँ लता दी, यही बात है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। बदनामी का मतलब है जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहना। इसका गरीबी से ज्यादा लेना देना नहीं है। दूसरी लड़कियों की भी यही समस्या है। पर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मत बनो गवाह। प्रिंसिपल मैम के पास जाने में इसीलिए देर हो रही है कि लड़कियां गवाह बनने को सामने नहीं आ रही। अब बिना विटनेस के मैं बात आगे कैसे बढ़ाऊं? 100 से ज्यादा विक्टिम इसी हॉस्टल में मौजूद हैं और विटनेस बनने को 20 भी तैयार नहीं। पर इस तरह मामला छोड़ देने से तो आगे भी चलता रहेगा, यही सब। नहीं, मैंने हामी भर दी। तुम इस बारे में सोचना, कहकर वे वापस टहल टहल कर पढ़ने लगी। मैं कमरे में चली आई। पीछे से जीवी की आवाज आई, लता रात हो गई है, कमरे में जाकर पढ़ो। ओके मैम, लता दी मासूमियत से बोली और तुरंत मुड़ गई। कुछ सोच नहीं पा रही थी, फिर भी सुजाता के माता पिता को प्रिंसिपल मैम के कमरे की ओर जाते देखा तो लता दी को ढूंढने भागी। प्रिंसिपल मैम कमरे में नहीं थी। लता दी ने उनसे आराम से बातें की। 10 एक मिनट की बातचीत के बाद मैंने उन्हें कहते सुना, आगे का जिम्मा मैं लेती हूँ अंकल। सुजाता वहीं रहने को मान गई थी। मैं सोचने लगी कि कुछ एक महीनों के बाद ये भी चली जाएंगी। तब क्या होगा? क्या हम फिर से असुरक्षित नहीं हो जाएंगे? शायद मैंने बेकार ही, पर सुजाता के हामी भर देने से तत्काल की समस्या हल हो गई थी। मैंने अपने अंदर किसी पुलक का अनुभव किया। सुजाता के पिताजी कह रहे थे, यू आर अ ब्रेव गर्ल लता, आई विल फील प्राउड ऑफ यू एंड सुजाता। Both are able to fight this with case together. But take care, you both are still very young. Don't miss your future and career. वे जाने लगे और सुजाता के साथ साथ लता दी को भी उनके पांव छूते देखा तो मैं भी लपकी। मधुमिता, तुम भी शामिल हो जाओ इस लड़ाई में। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। मैं विटनेस बनूंगी, खुलकर साथ दूंगी लता दी का। तू रिप्रेजेंटेशन में साइन तो कर दे, भले हमारे साथ प्रिंसिपल मैम के यहाँ मत चलना। सुजाता कमरे में आकर बोली। मैं मान गई तो वह लपक कर लता दी के पास से कागज ले आई। मैंने 49वें नंबर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। सुजाता कागज वापस देने गई तो मेरे लिए एक बर्फी का टुकड़ा लेती आई। महीना गुजर गया, टर्मिनल्स खत्म हो गए। कहीं कुछ होता दिखता तो नहीं था। मैंने सोचा शायद सब कुछ ठंडा पड़ गया, हस्ताक्षर कर देने के द्वंद से मुक्ति मिली। पर मैं गलत थी। वह दिन आखिर आ ही गया जब इतिहास लिखा जाने था। एक दोपहर 15-20 लड़कियों के साथ हमारी नायिका प्रिंसिपल मैम के कमरे के बाहर खड़ी पाई गई। मैम बिजी थी तो सब इंतजार करती रही। मैम शायद थकी भी थी तो अचानक कमरे से निकली और चपरासी कमरे में ताला लगाता पाया गया। अब लता दी क्या करेंगी? मैं सोच ही रही थी कि देखा, लता दी आगे बढ़ी और मैम से खड़े खड़े 2 मिनट बात करके 5 पृष्ठों का रिप्रेजेंटेशन उन्हें थमा दिया। मैम ने उन पर एक सरसरी निगाह डाली और गुस्से से भर सारे कागज हवा में लहरा दिए। कागज इधर उधर उड़ गए। मैम के मुड़ते ही चपरासी दौड़ दौड़ कर हवा में इधर उधर उड़ गए कागजों को
मैदान से चुनने लगे। लड़ाई का बिगुल बज चुका था। रात को जीवी के हॉस्टल में उन्हीं के विरुद्ध रणनीति तय की गई। अगले दिन सुबह 9 बजे प्रिंसिपल मैम जैसे ही कमरे में आई, लड़कियों का झुंड कमरे के बाहर धरना देकर बैठ गया। 1978 की जनवरी या फरवरी में 18 लड़कियों को लेकर शुरू किया गया वह धरना लड़कियों में इतना जोश भर देगा कि स्ट्राइक जुलूस की शक्ल लेता हुआ जीवी की विदाई का कारण बनकर ही रहेगा। यह उस ठिठुरती सुबह मैं नहीं सोच पाई थी। 31 साल पहले जब उस शहर में ना ही फोटोकॉपियर कॉमन थे, ना ही इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, तब हाथ से लिखे उस रिप्रेजेंटेशन को टाइप करने में प्रिंसिपल मैम के सेक्रेटरी ने गुपचुप भूमिका निभाई थी, जो खास जीवी के शहर से ताल्लुक रखते थे। लता दी महीनों पहले से चुपके चुपके कई स्तरों पर समर्थन जुटाती फिर रही थी और इसलिए उस दिन धरने पर बैठी लड़कियों को अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड करने के लेटर का डिक्टेशन लेकर भी उनका सेक्रेटरी उसे टाइप करने से मुकर गया। गुस्से से बोराई मैम ने हाथ से अपने सेक्रेटरी का सस्पेंशन लेटर बनाकर डाला और कॉपी कॉलेज डीन को दे आने को चपरासी को दौड़ा दिया। चपरासी डीन के ऑफिस दे आने से पहले वह चिट्ठी लता दी को पढ़ा आया। धरने पर बैठी सभी लड़कियां महीने भर के लिए सस्पेंड हो गई। मैम को पता भी नहीं चला होगा कि ऐसा करके उन्होंने उन सभी के साथ कितना बड़ा फेवर किया था। सुजाता मुझे हर गतिविधि की जानकारी देती रहती। क्लासरूम में घुसना मना हो जाने से वे सब आराम से हॉस्टल में बैठकर आगे की रणनीति तय करती रहती। फंड इकट्ठे किए जाते, बाहर जाकर जरूरी कागजात टाइप करवाए जाते और बूथ से फोन किए जाते। 10 दिनों के अंदर डीन और वीसी के नाम पर अपील पर आई 100 लड़कियां साइन कर चुकी थी। लता दी ऑनर्स के फाइनल एग्जाम ड्रॉप कर हॉस्टल में एक और साल रहने का मन बना चुकी थी। 6 लड़कियों को धरने पर बैठने के लिए घर से फटकार मिल चुकी थी। 3 का सस्पेंशन उनके पेरेंट्स से बातचीत के बाद वापस कर लिया गया था। सुजाता भी लता दी की तरह सस्पेंड हो गई थी, पर उसे कोई परवाह है ऐसा कभी नहीं लगा था। वह खुशी खुशी अपने सस्पेंड हो जाने का ऐलान इस तरह करती थी मानो सस्पेंड होकर उसने कोई किला फतेह कर लिया हो। कॉलेज ग्राउंड में हर रोज खुलेआम मीटिंग की जा रही थी। लता दी ने प्रिंसिपल मैम से डीन के पास जाने से पहले नियमानुसार अनुमति मांगी। मैम ने गुस्से में पेपर वेट दीवार पर दे मारा। उस आवाज से बाहर खड़ी लड़कियों को ऐसा लगा कि लता दी पर हाथ उठाया गया है और सारी की सारी लड़कियां प्रिंसिपल मैम के कमरे में घुस गई। किसी ने कुर्सियां पटकी, किसी ने कागज फाड़े, तो किसी ने प्रिंसिपल मैम को ही धक्का दे दिया। वह एक बेकाबू भीड़ थी, मॉब, जिसकी साइकोलॉजी सुनने की नहीं, तुरत फुरत कुछ कर गुजरने की होती है। कैसे नियंत्रण में आती भला? लता दी और प्रभा मैम दोनों हक्के बके रह गए। भीड़ में चेहरे कौन पहचानता है। लता दी को लड़कियों को उकसाने और प्रिंसिपल मैम से हाथापाई करवाने का आरोपी पाया गया। पूरे कॉलेज में बात फैल गई कि लता दी को कॉलेज से निकाला जा रहा है। उसी शाम कॉलेज ग्राउंड में एक खास मीटिंग हुई। उतने विशाल ग्राउंड में तिल रखने की जगह नहीं थी। लगता था जैसे पूरा कॉलेज वहीं जमा हो गया है। लता दी का स्वागत किसी नायिका की तरह हुआ और उस शाम की नायिका वे थी भी। उनके भाषण को सबने ध्यान से सुना, जिसका सार था कि हिंसा करने और उत्तेजित होने से लड़ाई का मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है। जोरदार तालियों की ध्वनि के बीच अगले दिन से शांतिपूर्ण धरने का आयोजन करने का फैसला हुआ। कोई अभद्रता, कोई हिंसा, कोई नारेबाजी नहीं। मुद्दे केवल 2 ही रहेंगे। सभी स्टूडेंट्स का सस्पेंशन वापस लो और जीवी को कॉलेज से हटाओ। ठीक है? लता दी ने सबसे पूछा।
ठीक है, सामूहिक स्वर लहराया और हजारों हाथ समर्थन और उत्तेजना में उठ गए। उत्तेजना की वह थरथराती लहर मैंने भी अपने अंदर फैली महसूस की। सुजाता धरने पर बैठने के उत्साह और खुशी के मारे रात रात भर जागती रही और मैं अनिर्णय के तलाम के मारे। अगली सुबह किसी उत्सव की सुबह थी। कैंटीन जाकर नाश्ता करने की किसे सुध थी। बस नहाओ और लता दी के कमरे के बाहर पहुंचो। बाहर इसलिए कि अंदर तो पांव रखने की भी जगह नहीं थी। जीवी के कमरे के बाहर रखा फोन लगातार बज रहा था और वे किसी को बात करने से रोक नहीं पा रही थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के सामने अपने विरुद्ध बनाए जा रहे पोस्टर शायद उन्हें अपने कफन की तरह लग रहे थे। 10 बजते ही लड़कियां धरने पर बैठ गईं। जाड़े की उस ठिठुरती सुबह हाथों में तख्तियां लिए रंग बिरंगे स्वेटरों से सजी हरे भरे ग्राउंड का बड़ा हिस्सा घेरती उन लड़कियों का वह झुंड आज भी मेरी आंखों के सामने है। दाहिने हाथ से केमिस्ट्री की कॉपी अपनी छाती से सटाए ऊंचे पेट से सटी खड़ी मैं अंदर अंदर बहुत अफसोस से भरी हुई थी कि मैं उस दृश्य का हिस्सा बनने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। जीवी को सस्पेंड करो, पी प्रभा होश में आओ, लड़कियों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, छात्राओं का सस्पेंशन वापस लो, कॉलेज प्रबंधन मुर्दाबाद, पी प्रभा हाय हाय, देह व्यापार की आयोजक को संरक्षण देना बंद करो। जाने कितने पोस्टर और उन्हें पकड़े हुए जाने कितनी नाजुक कलाइयां, उन दिलों में उठते जाने कितने अरमान और भय, अंदर लरजती जाने कितनी भावनाएं और उत्सुकताएं। मैं केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करने चली गई। माँ की अच्छी बेटी कहीं धरने वरने में शामिल होती है। डॉक्टर बनना था मुझे। अर्जुन की आंख बस अपने लक्ष्य पर। रास्ते के फूल, पत्थर, झरने, घटनाएं, दुर्घटनाएं अगर दिखने, विचलित करने लगे तब तो बन चुकी मैं डॉक्टर। पर क्लास में लड़कियां बहुत कम थीं और मैम का मन भी पढ़ाने में नहीं लग रहा था, तो क्लास नियत समय से पहले ही छोड़ दी गई। मैं वापस ग्राउंड में आकर खड़ी हो गई। चारों ओर पोशाकों के बिखरे पड़े रंग घास की हरियाली के बैकग्राउंड में सुखद नजारा पेश कर रहे थे, पर सबों के मन में जोश का लाल रंग भरा था और भरी हुई थी आक्रोश और दुख की कालीमा। मैं अगली क्लास में नहीं गई। पेड़ के तने से सटी खड़ी कुछ सोचने की कोशिश करती रही, पर दिमाग दिमाग तो शून्य था। सुजाता मुझे देखकर मुस्कुराई। तुम उन लोगों में हो जो जिंदगी भर पानी के किनारे खड़े तैरने का आनंद लेने का दावा करते हैं। जिंदगी में कभी तो समूह के लिए खतरा उठाना सीख। जिंदगी भर डर डर कर सामने दिख रही समस्याओं से मुंह छिपाती जियोगी क्या? कल रात सुजाता ने व्यंग में कहा था। विनीता ने सीधे निमंत्रण दे डाला। तुम भी तो विक्टिम हो, आ जाओ हमारे साथ। मैं मुस्कुराकर टहलती हुई आगे निकल गई। 2 घंटे बाद 3 लड़कियों को बातचीत का बुलावा आया। रिप्रेजेंटेशन के लिए गए और धरना खत्म करने को कहा गया ताकि आगे की कार्रवाई हो सके, पर किसी ठोस एश्योरेंस के अभाव में लड़कियां धरने पर बैठी रही। 4 घंटे बाद पुलिस और अखबार वाले लगभग साथ साथ पधारे। धरने पर बैठी सभी लड़कियां अरेस्ट करके थाने ले जाई गई, पर बाद में छोड़ भी दी गई। सुजाता विस्तार से बताती रही कि थाने में उन्हें कितना सम्मान मिला और कोई अभद्रता नहीं की गई। अगले दिन के सभी स्थानीय अखबारों में खबर आ गई थी। लड़कियां कुछ कर गुजरने को अधीर हो रही थी। जुलूस बनाकर डीन और वीसी से मिलने जाएंगे, लता दी ने फैसला सुनाया। मैंने जोश के ज्वार को अपने सामने बनते, उठते और सबों को छा जाते देखा। मैं भी अनजाने इस ज्वार की चपेट में आ गई। जुलूस वाले दिन सुबह जीवी का कमरा खाली पाया गया। लड़कियों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई।
यहाँ सुमिता मैम आएंगी, चपरासी ने बताया। आएंगी क्या, आ ही गई हैं। बिना इंतजार कराए सुमिता मैम सामान उठाए एकदम से आ पहुंची। वे कुछ माह पहले ही कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त हुई थी। एकदम ताजी ताजी, युवा, हंसमुख, स्टूडेंट नुमा दिखती थी। उन्होंने आते ही लता दी को अपने कमरे में बुलाया और 10 एक मिनट के बाद लता दी हंसती हुई कमरे से बाहर आ गई। ये अपने साथ हैं, लता दी के इशारे हम समझ गए। 11:30 बजे जुलूस डीन के ऑफिस की ओर चला। 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। मेरा मन बेकाबू था। चारों तरफ इतना उत्साह, चहल पहल, जोश, खुद को अछूती रख पाना लगभग असंभव था। लड़कियां दो दो चार चार की टुकड़ियां बनाकर चल रही थी। उस झुंड का हिस्सा बनते ही मेरा मन शांत हो गया। मुझे बहुत पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। इतना भी क्या डरना, मैंने खुद से कहा और मुस्कुराकर चारों ओर नजरें दौड़ाई। किसी की आंखों में मेरे पिछले व्यवहार को लेकर कोई उलाहना नहीं दिखा। सबने मुस्कुराकर अपने समूह में मेरा स्वागत किया। 10 एक मिनट गर्व से उनके साथ चलने के बाद मैं अचानक चौंक गई। 2 4 प्रेस फोटोग्राफर भाग भाग कर अलग अलग एंगलों से धड़ाधड़ हमारी तस्वीरें उतार रहे थे। अरे, अगर मेरे चेहरे वाली तस्वीर ही कल अखबारों में छप गई तो? यही अखबार तो मेरे कस्बे में भी जाता है। तब लोग क्या कहेंगे? क्या जवाब दूंगी फिर घर वालों को? यही सब करने कॉलेज गई थी, यही है मन लगाकर पढ़ाई। जाड़े की उस सुबह मोटर स्वेटर में लदी मैं अचानक पसीना पसीना हो गई। हम बाजार के बीच से गुजर रहे थे। सड़क के दोनों ओर कतार से बनी दुकानें दिख रही थी और लगभग सारे दुकानदार अपनी अपनी दुकान के बाहर खड़े गुजरते जुलूस का नजारा देख रहे थे। बस कुछ सेकंड की दुविधा और मैंने खुद को चुपके से एक दुकान में घुसते, नहीं नहीं, छुपते पाया। वह क्षण और आज का सुजाता से नजरें मिलने का यह क्षण, मैं जैसे उसी जुलूस से भागी हुई मनस्थिति में जी रही थी। जुलूस गुजर रहा था और मैं चुपके से उसका हिस्सा बनने से खुद को रोक रही थी। जुलूस बढ़ रहा था और मैं जानबूझकर पीछे छूट रही थी। मुझे मालूम था कि जुलूस सफल होगा और मैं जश्न का हिस्सा बनने से चूक जाऊंगी। बाद में सब अपनी भागीदारी के किस्से अगली पीढ़ी को सुनाएंगे और मैं पछताऊंगी। भविष्य मुझसे ही हिसाब मांगेगा और मैं अतीत से नजरें चुराती रह जाऊंगी। पर जो रिक्शे पर बैठकर हॉस्टल लौटा और आनन फानन सुजाता के बिस्तर पर माफी की स्लिप छोड़ सुनिता मैम से कहकर दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, वो मैं थी। जो जिंदगी भर सुजाता और लता दी को नायिकाओं की तरह सराहती रही पर उनसे मिलने के नाम से कतराती रही, वो भी मैं ही थी। डीन ने जुलूस की नायिकाओं से मिलने के बाद इंक्वायरी कमेटी बना दी, पर प्राइमा फेसी दोषी पाए जाने पर भी जीवी को सस्पेंड नहीं किया गया। इसलिए लता दी कुछ एक लड़कियों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गई। नहीं, देर नहीं लगी थी। 18 घंटे भी नहीं बीते थे कि सस्पेंशन लेटर आ गया था। लता दी ने जूस पीकर अनशन तोड़ दिया था। 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट हो भी गई थी। कॉलेज की वर्तमान ही नहीं, कई पूर्व छात्राओं ने भी गवाही दी थी। मैं चकित रह गई। इतना आक्रोश मन में लिए जी रही थी कि खबर मिलते ही दूसरे शहरों से बयान दर्ज करवाने के लिए आ गई। उनमें से कुछ एक को तो पति से अलग होना पड़ा था और कुछ एक पति की ही पहल पर आई थी और बाकी मन में पल रहे आक्रोश को गलाने की खातिर। लेकिन मैं तो खुद से शर्मिंदा थी। जीवी डिसमिस हो गई। कॉलेज में जश्न पूरे आयोजन से मना। थोड़ी नारेबाजी, थोड़ा हुड़दंग, उल्लास के चीखते स्वर। होली आने में देर थी पर अबीर के उड़ते रंगों ने पूरे कॉलेज को छा लिया। उत्सव के रंगों का मन पर असर मिठाइयों के लगातार दौर से जाहिर था। मैं उदास थी। मैं भी उत्सव के इन रंगों में डूब सकती थी।
अगर मैंने कायरता से लड़ना सीख लिया होता, मैं भी आईने से खुद को नजरें मिला के खड़ा कर सकती थी। अगर मैंने जुलूस से किनारा ना किया होता, मैं भी मानवता के उस बदनुमा दाग जीवी पर एक पत्थर उछाल सकती थी। अगर अगर पर ये अगर अंतहीन थी। अपने अंदर की दौड़ लगाकर सुजाता से गले मिल जाने को आतुर उस युवा लड़की को मैंने रोक लिया। 48 की उम्र में 17 की चंचलता शोभा नहीं देती। लपकते कदमों की रफ्तार सायास धीमी करके मैंने ग्रेस क्रिएट करने की कोशिश की, पर इस धड़कते दिल का क्या करती। इतने सालों तक जाने कितनी बार मैं इस प्रसंग को याद करके खुद से शर्मिंदा, पर उस आंदोलन की नायिकाओं की प्रशंसा में नतमस्तक होती रही। जब जब कहीं भी महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला सामने आया, सारा अतीत मेरे सामने घूम गया और मुझसे अपने किए का जवाब मांगने लगा। मैं हर बार सोचती और खुद का विश्लेषण करती। हर बार सोचती रही कि जब युवावस्था की शुरुआत में ही इतनी हिम्मती थी लता दी, तो जाने बाद में उन्होंने समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। कितनी बड़ी समाज सेविका होंगी। हाँ, उनका नाम कभी अखबार में तो नहीं देखा, तो शायद वे किसी छोटे शहर को अपना कार्यक्षेत्र बनाए होंगी। और सुजाता सुजाता तो लता दी की बराबरी की सहभागी और उन जैसी ही हेडस्ट्रॉन्ग थी। हो सकता है उसने लता दी से भी कहीं अच्छा काम किया हो। जब भी समाज सेविकाओं का जिक्र आता, तो मैं ये दो नाम जरूर तलाशती। भले ही हर बार निराशा हाथ लगती, पर अब तो वह ऐन मेरे सामने थी। उसे जरूर लता दी के बारे में भी पता होगा। दोनों की कितनी अच्छी पटने लगी थी, तो संपर्क नहीं बनाए रखने का कोई कारण ही नहीं था। ऐन सामने आकर हमारे चेहरों पर मुस्कान फ्रीज हो गई। कैसी हो मधुमिता? उसने पूछा। अच्छी हूँ, और तुम? मजे में। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई कि दंत पंक्तियां झलकने लगी। पर मैं सड़क किनारे खड़ी थी और जुलूस मेरे स्थिर पांवों को छोड़कर आगे निकला जा रहा था। सुजाता उस जुलूस में थी। वह सफल होने वालों में थी, और मैं उनका जो सच का साथ देने घबरा गए थे। जिंदगी में सच को आंखें मिलाने वालों की कतार से पीछे छूट गई थी। सच है कि मैं अब तक उस जुलूस के भाग निकलने के गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाई थी। मैं अभी भी उस गिल्ट की ठंडी शिला पर खड़ी थी और मेरे पांव सर्द हो रहे थे। क्या तुमने हॉस्टल के कमरे पर तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ा मेरा पुर्जा पढ़ा था? मैंने उसी शिला को तोड़ने की एक नाकाम सी कोशिश की। हाँ, कैसा पुर्जा? वह चौंक कर हंसी। नहीं, अतीत उसके दिल पर रखा कोई बोझ नहीं था, ना ही कोई शिला उसके पांव को गला रही थी या आग की लपटें सर को भस्म किए जा रही थी। कमरा छोड़ते समय तुम्हारे बिस्तर पर रख दिया था। उसके बाद कभी मिल ही नहीं पाए, तो आज तुम्हें देखते ही याद आया कि पूछ लूं। ओ, उस दिन तो हमें पुर्जे देखने पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी। जिस आग से घिरे जीते थे हम, उसमें ना जाने कितने पुर्जे जल गए होंगे। वह फिर हंसी, उन्मुक्त। और रिश्ते? क्या रिश्ते भी? क्या तुमने मुझे कभी याद नहीं किया? एक पल को भी नहीं। किसी भी सिलसिले में? मैं भावुक होने लगी। हम्म, कभी याद किया होगा शायद, पर जीवी के सिलसिले में कभी नहीं। क्यों करती याद, तुम ही बताओ। तुमसे नाराज होने, तुम्हें गालियां देने, या तुम्हें सुधारने? तुम अपनी परिस्थितियों द्वारा इस कदर जकड़ ली गई थी कि स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर या सोच नहीं सकती थी। सच है कि मेरी रुचि नहीं बची थी तुम में, पर अभी नजरें मिलते ही लगा कि जानना चाहती हूँ तुम कहाँ हो, कैसी हो। लता दी के बाद तुम ही सबकी हीरोइन थी उस आंदोलन की। अरे नहीं नहीं यार, सुजाता हंसते हुए बोली। और अब पुराने जमाने की हीरोइंस को वैसे भी पूछता कौन है। चलो छोड़ो,
अब हम वह सब क्यों याद कर रहे हैं? एक फेज था जिंदगी का, गुजर गया। अब हम जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। मैंने भी जवाब दिया, हाँ, अच्छा हुआ कि तुम्हारे मन से सब बीत गया, तुम आगे बढ़ गई। मैं तो अब तक नहीं उबर पाई, कोई गिल्ट अब तक मुझे जकड़े हुए है जैसे। मैंने कहा, तुम जरूरत से ज्यादा भावुक हो रही हो, और वैसे भी वे सब बातें अब इररिलेवेंट हो गई हैं। आज के जमाने में उन कारणों के लिए आंदोलन करने की न नौबत आएगी, और ना ही उस तरह का सेंटिमेंट है शरीर की पवित्रता को लेकर। अब तो बच्चों को बस कहानी की तरह सुनाने की घटना रह गई है वो, जिस पर बच्चे हंसेंगे। हंसेंगे, हंसेंगे क्यों? लो, कर लो इनसे बात। आज किस वार्डन की हिम्मत है धोखे से लड़कियों को ग्राहकों से मिला दे? सब सजग और बोल्ड हो गई हैं। किसी हॉस्टल वार्डन के ऐसे किसी इंटेंशन की हवा भर लगते ही मीडिया ले उड़ेगा। और आजकल की लड़कियां, उफ, कईयों के लिए तो बॉयफ्रेंड और नाइट आउट जेब खर्च और गिफ्ट कमाने का जरिया भर है। इन्हें मना करो तो ये मेरी लाइफ है वाली स्टाइल के जुमले मुंह पर मारकर चलती बनेंगी। अरे ऐसा मत करो। मुझे दो युवा लड़कियों की माँ को बुरा लगना स्वाभाविक था। ऐसे नहीं कहूँ, मैं खुद इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन हूँ। मुझे नहीं मालूम इनके किस्से। हमारे जमाने की लड़कियां संकोची और असहाय हुआ करती थी। नहीं तो दो दो थप्पड़ मारकर हवा नहीं निकाल देती सबकी। और जीवी, अब सोचती हूँ, उसे तो कितनी आसानी से हम सब मिलकर पीट सकते थे। नहीं क्या? पर हम सब डरपोक थे, और अपने शरीर को कोई पवित्र सी चीज समझते हुए जाने किन किन मॉरलिटी से घिर जाते थे। वह हंसी। तो तुम समझाती तो जरूर होगी लड़कियों को कि आज भी उस तरह की भले ही नहीं, पर नैतिकता की जरूरत बाकी है। क्योंकि नाइट स्टैंड को जेब खर्च और गिफ्ट कमाने का जरिया समझने पर भी शादी के बाजार में लड़कियां आज भी उसी वीक ग्राउंड पर हैं जिन पर हम खड़े थे। आजकल की लड़कियों ने सब त्याग दिया है। पुरानी नैतिकता, पुराने वस्त्र, पुराने तौर तरीके। अब सुजाता लापरवाही से हंस रही थी। शायद जुलूस में शामिल सब आगे बढ़ते बड़े होते, अनुभवी और परिपक्व होते गए। केवल मैं एक ऐसी जगह खड़ी थी, अब तक उसी मानसिकता में जी रही थी। पर पुरुष पुरुष तो मानसिकता में जस के तस हैं। लड़कियों को साथ लेकर घूमते हैं, सोते हैं, मस्ती करते हैं। पर शादी की बात उठते ही खट से परंपरावादी बनकर दहेज और अक्षत कौमार्य की बात करने लगते हैं। क्षण भर की असुरक्षा के बाद मैं दृढ़ता से अपने विचारों पर डट गई। मैं अपनी बेटी ब्याहने को थी, और मुझे बाजार अच्छी तरह पता था। अब सुजाता चुप लगा गई। तुम किस हॉस्पिटल में डॉक्टर हो? उसने बात को विषय चेंज करते हुए पूछा। नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, इकोनॉमिस्ट हूँ। ओह अच्छा, मैंने तो 20 सेशन में ही कॉलेज छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हारी कोई खबर मालूम नहीं। मैं कई महिला संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ। एक बार एक कॉज को बीच में ही छोड़ दिया था, शायद उसी गिल्ट के मारे। अब जिस भी केस को हाथ में लेती हूँ, अंत तक पहुंचा कर ही मानती हूँ। ग्रेट यार, वह बिना इंटरेस्ट के बोली। जीवी वाले मामले में अचानक पीछे हट जाने के लिए मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। अब इसलिए अब पीछे नहीं हटती, डटी रहती हूँ। ओह, इंटरेस्टिंग। मुझे तो इन बातों में अब कोई रुचि ही नहीं रही। समाज अपनी गति से चल रहा है और मैं अपनी। जो होता है होता रहे। मुद्दों को लेकर जिन्हें लड़ना मरना हो, मरते रहें, मेरी बला से। मेरे पास ना वक्त है और ना इतना तनाव झेल पाने की हिम्मत। वह उबे भाव से बोली। मैं चौंकी। तो अब तुम पानी के किनारे खड़े होकर तैरने का आनंद लेने वालों में शामिल हो गई हो क्या? मैंने उसका व्यंग लौटाना चाहा, जो सालों साल मुझे छेड़ता रहता था। पर नहीं, मैं अशोभन क्यों बोलूं? मैंने सोचा था
कि पुराने ज़माने की हीरोइन आज भी वह ऐसा ज़रूर कुछ कर रही होगी। याद रहे कि वह अपने ज़माने में क्या कुछ कर गुज़री है। वह तो समूह के लिए खतरा उठाने की हिम्मत रखने वालों में थी, तो निसंदेह आज महिला मामलों में कोई हस्ती होगी। जाने क्या-क्या सोचा था मैंने उसके बारे में, पर पर वह तो बदल गई थी। और लता दीदी कैसी हैं? कहाँ हैं? मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई। उसकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गईं। अब यह सब मुझे कैसे मालूम होगा बताओ? और क्यों मालूम रखना चाहिए मुझे? क्योंकि तुम दोनों ने ही तो मिलकर एक जोत जलाई थी अन्याय के विरुद्ध। तुम दोनों समान विचारों और कर्मों वाले थे। तुम उस आंदोलन में लता दी का दाहिना हाथ माने जाने लगी थी, तो स्वाभाविक रूप से तुम दोनों समान धर्मा हो गए। इसलिए अच्छा, लता दी के पति विदेश में रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वे भी वहीं होंगी। वे क्या करती हैं, क्यों करती हैं, या कुछ करती हैं या नहीं करती, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। साफ है कि इस देश में महिला मामलों में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। वे अलग ही तरह का जीवन जी रही होंगी और उन्हें मेरी, तुम्हारी अब याद भी नहीं होगी। पर तुम हम दोनों के पीछे क्यों पड़ी हो? हम अब आवाज बुलंद नहीं करते, नहीं लगाते नारे वारे, तो तुम्हें क्या? और तुम तब भी इरिटेटिंग थी, अब भी हो। उफ! वह मुड़ी और मेरी ओर पीठ किए खड़ी हो गई। सुजाता वही थी, पर वह वही सुजाता नहीं थी, या सुजाता तो वही थी, पर उसके प्रभामंडल से सहमी मैं कॉलेज में उसे पहचान ही नहीं पाई थी। हम दोनों वापस मुड़े, एक दूसरे से ठीक विपरीत दिशाओं में। अब हम दोनों गुजरते जुलूस के आर-पार दो अलग किनारों पर खड़े थे। अब की जुलूस में शामिल होने की बारी मेरी थी और वह चुपके से निकल भागी थी। नहीं, वापस लौटते समय मेरे मन में ग्लानि पैदा करती अतीत की कोई गांठ नहीं थी अब। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।